प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। सभी विषय के क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी विषय को डेली देख रहे हैं और अच्छे से याद कर रहे हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप फटाफट यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी कर लेंगे। रिविज़न करते रहिएगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। आज आपके सामने है पहला प्रश्न और प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा एम.जी. चंद्राकर और चौथा है एम.जी. रानडे। मुझे पता है आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे और देखते हैं आप लोग कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका सही है वो कौन सा सही हो जाएगा, आप लोगों को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और ये आप लोगों को मैंने इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चन बनाया है। तो आपका पहला सही है। मुझे पता है कि आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि राणा डे भी इससे जुड़े हुए हैं। तो जब कभी क्वेश्चन बनता है और इन चारों में से राणा डे ऑप्शन में नहीं होते हैं तो आयोग इसको सही कर देता है, ये ऑप्शन में नहीं होते हैं तो इनको सही कर देता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ आ जाएं तो आप इनको सही करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग भी है और आपके जीवी मावलंकर भी हैं, साथ ही राणा डे भी हैं। इन सभी लोगों ने मिल के स्थापना किया है इसका। तो अगर ऑप्शन में दोनों लोग आ जाते हैं तो आत्माराम पांडुरंग को सही करेंगे। अगर आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में नहीं है तब आप राणा डे को सही करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो जीवी मावलंकर को सही करेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से सही है, ज़्यादा करेक्ट है। बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी शानदार है। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? आपके सामने है ऑप्शन। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मुकुंदराव पाटिल या B.R. शिंदे? बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो जो है ऑप्शन सही वो है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। और ये लोअर पीसीएस लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुकुंद राव पाटिल। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, यानी कि भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी सफलता किसकी वजह से हुई? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है सर विलियम क्रुक और तीसरा है कर्नल H.S. कर्नालकाट और चौथा है M.M. माला जो है मालवीय के कारण। आपको बताना इसमें से कौन से व्यक्तित्व हैं जिनके कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में सफलता मिली थी। आप लोगों को वो उत्तर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में इस सोसाइटी को सफल बनाने का जो काम है वो एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपको बताना है किसने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है केशव चंद्र सेन और चौथा है श्याम चंद्र दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है ये मैरिज एक्ट कब आया है, तो 1872 में आया है। और ये किसका टाइम पीरियड है? चलो अगर याद है कौन से गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड है ये भी कमेंट कीजिएगा। किसने ये काम करवाया है आपको ये बताना है और आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं इसका। आयोग ने इसको कई बार पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, केशव चंद्र सेन, ये आपके सही हो जाएंगे। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और ये भी देखिए आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की? क्या दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की? क्या स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? क्या महादेव गोविंद राणा डे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? सभी को पता है इसका उत्तर क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कई बार सॉल्व करा चुकी हूँ। तो अब तो गलत होने का कोई चांस नहीं। मेरे सभी बच्चों को पता है कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही नहीं है। राणा डे ने, अभी हमने बात किया है, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना वर्ल्ड में या कहिए दुनिया में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आर्ट ने किया है, लेकिन इंडिया में इसको फेमस बनाने का काम एनी बेसेंट ने किया था। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका उत्तर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? मैडम एच पी ब्लावत्स्की, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तो निश्चित ही सभी को पता है, अभी अभी मैंने बताया, ब्लावत्स्की और अल्काट 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 या कहीं के कर्नल अल्काट भी मिलेगा। यही दोनों लोग हैं जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, लेकिन भारत में इसको फेमस बनाने का जो नेतृत्व है, जो दायित्व है, या जो एक तरीके से कहिए जिम्मेदारी है, वो एनी बेसेंट ने की है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? पहला कह रहा है एनी बेसेंट, दूसरा कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा कह रहा है एम.जी. राणा डे और चौथा कह रहा है राजा राम मोहन राय। बताएंगे निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत आसान, सभी को इसका उत्तर पता है, बिकॉज ये कई बार रिपीटेड हो चुका है और अब इसको सॉल्व करने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली है। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? निश्चित ही आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही 1856 ईस्वी में ये कानून पारित कराया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा, कैनिंग का टाइम पीरियड था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है और बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके रिपीटेड होंगे, जो कि आपके पढ़ाई के साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा। तो सभी को पता है इसका उत्तर कितना निर्धारित किया गया था? कह रहा 12, 16 और लड़कियों का 14, लड़कों का 18, लड़कियों का 15, लड़कों का 21, लड़कियों का 16 और लड़कों का 22। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? सभी को पता है लड़कियों का 14 और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था शारदा अधिनियम के तहत, जो कब आया था? कब आया था बच्चा लोग? सभी को पता है 1929 में आया था। 1929 में आया था शारदा एक्ट, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। वर्तमान में लड़कियों और लड़कों की आयु कितनी है? शादी के लिए कितना होना चाहिए वर्तमान में कानूनन? आपको पता है तो कमेंट कीजिए। कह रहा है राजा राम मोहन राय का राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसमें भी कोई दम नहीं है, ये उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग ये सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या है जो सही हो जाएगा? आप सभी को पता है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1833 में राजा की उपाधि दी थी। इसके पहले इनका नाम राम मोहन राय था। यहाँ से ये राजा राम मोहन राय के रूप में फेमस हो गए थे, अकबर सेकेंड। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा कह रहा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा कह रहा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये क्वेश्चन आयोग ने बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन मैंने भी आपसे बहुत बार पूछ लिया। तो क्या हो जाएगा? केवल पहला, दूसरा, केवल तीसरा, या तीनों? आपके सामने है कूट और आपके सामने है ऑप्शन, और आपको अब तो कूट और ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग बिना कूट के भी बता सकते हैं कि आपका पहला बिल्कुल सही है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और ये इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है कि इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था किसी भी काम के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। ये धार्मिक काम के लिए पुरोहितों की मध्यस्थता या उनकी मतलब उपस्थिति को इनकार करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि इसने वेदों का प्रचार प्रसार किया कि ये त्रुटिहीन है। केवल पहला और दूसरा सही है और आपको सही उत्तर बताना था। ये क्वेश्चन तो फिर से आपका रिपीटेड है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने नाना साहब, दूसरा है ओ ह्यूम, तीसरा है राजा राम मोहन राय और आपका चौथा है स्वामी विवेकानंद। और सभी को पता है कि कौन हो जाएंगे, जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय पुनर्जन मतलब पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का जनक, पुनर्जागरण का दूत, पुनर्जागरण का पैगंबर, वही है पुनर्जागरण या आधुनिक भारत के पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? आपको बताना है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस, इसका स्थापना क्यों किया गया? इसके लिए स्थापना के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? आपको वो बताना है। शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला कह रहा है बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप ऑब्लिक संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तीसरा कह रहा है बहराम जी मालाबारी और एम जी रानाडे ने यह निश्चित किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। और चौथा कह रहा है उपरोक्त संदर्भ में 1, 2, 3 दिए गए वक्तव्यों में से कोई भी सही नहीं है। आपके हिसाब से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जिसको नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस नहीं है ये, बल्कि ये राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन है। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन है जिसको नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका गठन किस लिए किया गया था? इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? आपको ये बताना है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना के लिए जो जिम्मेदार कारण है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी या 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए अपने अलग से संगठन बनाने का सुझाव उसने दिया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना का यही रीज़न है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में समाज सुधार को नहीं शामिल करना चाह रही थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि एक अलग से संगठन बना के समाज सुधार का काम आप लोग कर सकते हैं। ये लोग राजनीतिक संगठन के रूप में काम कर रहे थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन है जो संस्कृत भाषा की प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं या उपरोक्त सभी हैं? बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन से विद्वान हैं जो अपने संस्कृत की विद्वता के लिए या प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब, और ये बहुत ही लेटेस्ट यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। निश्चित ही आप सभी को पता है कि ये सारे लोग हो जाएंगे, सभी लोग उस समय के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें सिर्फ संस्कृत ही नहीं इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं आती हैं। खास करके राजा राम मोहन राय को तो बहुत ही ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। अभी सारे लोग आपके संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत में प्रवीण हैं। निश्चित ही सभी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, ये भी रिपीटेड है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? द एज ऑफ कंसेंट जो आपका एक्ट है ये किस वर्ष पारित हुआ है? तो आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका 1856, दूसरा 1891, तीसरा 1881 और चौथा 1905। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष आपका पारित किया गया था? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या सही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। 1891 में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था, 1891। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लड़कियों की आयु को कितना कर दिया गया था, अगर आपको याद है तो बताइएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह पर या विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किया किसने? आपको बताना है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अभियानों के का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विष्णु परशुराम पंडित, दूसरा है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा है वी.एम. मालाबारी और चौथा है दादा भाई नौरोजी। बताएंगे चलो क्या है जो सही हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही सही है। विष्णु परशुराम जो पंडित है, इन्होंने ही महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये तो रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का नहीं कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कह रहा है। तो कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि ये मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ। क्या हो जाएगा आपका?
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? और इसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएं, तो याद रखेंगे आपका इनमें से कोई नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कोई नहीं है। आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रवाद कहें, भारतीय पुनर्जागरण कहें, आधुनिक भारत का निर्माता कहें, ये सब किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। मैं आप लोगों को बस कंफ्यूज कर रही थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे वर्ड उपयोग में लाए गए हैं किसके लिए? राजा राम मोहन राय के लिए। लेकिन जब ये कहे कि महात्मा गांधी ने किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जब शब्द आपका महात्मा गांधी जुड़ जाए तब याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था? दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था आपको ये बताना है। मौलाना शिबली नुमानी या मौलाना अब्दुल्लाह चक्रलवी या मौलाना अहमद रिज़ा खान या मौलाना हसन अहमद? बताएंगे बच्चा लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार आयोग ने पूछा हुआ है कि दार उल उलूम की स्थापना किसने किया है और दार उल उलूम की स्थापना कहाँ हुई थी। ये आपने सॉल्व किया था कि इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। किया किसने था? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है मौलाना हुसैन अहमद। मौलाना हुसैन या मौलवी हुसैन अली, इन्हीं को कहेंगे। हुसैन अली कहिए या आप जो है मौलाना हुसैन कहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही दारुल उलूम की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा, मौलाना हुसैन अहमद। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है और आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? क्या प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया? क्या आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया? क्या भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं? क्या राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तुलसीदास हैं? जो सुमेलित नहीं है वो मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों को अब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसको कई बार सॉल्व किया था कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 में हुआ था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। तो आपको इसमें तो कोई समस्या नहीं है, यही आपका सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल ही सही है, सभी को पता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है, ये भी सही है। और राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। आपको बताना है जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट में या विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था। और ये भी आप सभी को पता है क्योंकि ये कई बार हो चुका है। 1872, 1890, 1893 या 1901। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1893 में ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे और यहीं से दुनिया ने भारत को जाना, भारत की आध्यात्मिकता को जाना, भारत के दर्शन को जाना, भारत की संस्कृति को जाना, भारत की संस्कृति की गूढ़ता को जाना। तो दुनिया को सबसे पहले भारत की संस्कृति से परिचित कराने वाले और दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले आपके स्वामी विवेकानंद हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन है जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तक लिखा है। बच्चा लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन विवेकानंद, रानाडे, मोहन राय और परमहंस। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आयोग का इस यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है और आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने ही ये पुस्तक लिखी है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी कृतियाँ हैं किसका? विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 में आंदोलन हुआ है बंगाल में जिसका नाम है तारकेश्वर आंदोलन। आपको बताना ये किसके लिए हुआ था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए, राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी के लिए, हिंसा के लिए या सांप्रदायिकता के लिए? काफ़ी शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन
मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए हुआ था। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, मैं इसको पहले भी सॉल्व कराई हूँ, इसलिए इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? कौन से हैं समाज सुधारक जो 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध करेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोविंद रानडे या राम मोहन राय या आपके राज नारायण बसु? बहुत ही कॉमन सेंस का है और आप सभी को पता है कि ये टाइम पीरियड किसका है। इस समय कौन सा व्यक्तित्व है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है हर क्षेत्र में? कौन है जो इस समय बहुत सारे संगठनों की स्थापना कर रहे, बहुत सारे समाज सुधार कर रहे हैं? तो आप सभी को पता है ये टाइम पीरियड है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने ही जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? दयानंद, राजा राम मोहन राय या गांधी या विवेकानंद? फटाफट उत्तर दीजिएगा। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। व्यवहारिक वेदांत के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विवेकानंद। विवेकानंद को ही व्यवहारिक जो है एक बार फिर से देख लीजिए, व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये भी आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा मावलंकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी या भीमराव अम्बेडकर? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। आपका जो सत्य हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबा गोपाल मावलंकर या गोपाल बाबा मावलंकर ने ही विटाल विध्वंसक जो पत्र है ये प्रकाशित किए थे। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रिपीटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग ऑफ ऑपरेशन से सॉन्ग ऑफ प्रेजेंस होगा? सॉन्ग ऑफ प्रेजेंस, प्रीजेंस बताएंगे। सॉन्ग ऑफ प्रेजेंस यानी कि कैदियों के लिए गाना, किसने जो है इसको लिखा है? इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग ऑफ प्रेजेंस से संबंधित हैं? तिलक हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं या नायडू हैं? तो सबको पता है क्योंकि मैं इसको पहले ही करवाई हूँ कि ये किसका है, आपके महात्मा गांधी का है। राष्ट्रपिता ने इसको लिखा है सॉन्ग्स फॉर प्रेजेंस। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं और देखिए कूट भी है। पहले में है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरे में है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। और तीसरे में है चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। और फिर आपका लास्ट है तीसरा पहले होगा, फिर चौथा, फिर पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन में थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप लोग एक साथ देख सकें। इन सारे जो है इनका स्थापना वर्ष अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इसको क्रम में लगा सकते हैं कि आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे चलो क्या सत्य है। सबसे पहले तो आएगा बंगाल गजट का प्रकाशन जो कि 1826 में हुआ था। ये आपका 3 पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद विलियम जोन्स आएंगे 1884 में, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। तो ये चौथा हो जाएगा, तीसरे के बाद चौथा। उसके बाद आपका आएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ये उन्होंने किया था 1905 में शायद। और आपका गोपाल मतलब जो हरदयाल है गदर पार्टी की स्थापना ये 1914 का है, सभी को पता है। तो आपका इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, यानी कि उल्टा होगा आपका। उल्टा जो भी होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा कि आपका
पहले नंबर पे तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर दूसरा आएगा और फिर आपका पहला आ जाएगा। ये आपका सही क्रम होगा। बच्चा लोग याद रखिएगा, ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1914 में किया था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। तो आपका दूसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ये सारे ईयर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के द्वारा ये बार बार पूछे गए हैं। अगला देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगी या फिरंगिया, फिरंगिया है, भोजपुरी है तो निश्चित ही या जुड़ी जाता है। फिरंगिया किसने अच्छा, लिखने वाले कवि का क्या नाम था? बहुत ही शानदार है। देखिए, इसको भी आयोग ने पूछा हुआ है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? मनोरंजन था, त्रिलोकी सिंह था, या रंजन प्रसाद था, या आपका राजेंद्र प्रसाद था? तो याद रखेंगे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद में भोजपुरी में अंग्रेज़ों के बारे में लिखने वाली जो कविता है उस कविता का नाम क्या है? फिरंगिया है। और आपके भोजपुरी जो गीत होते हैं या जो गाने होते हैं या जो बातें होती हैं वो काफ़ी मनोरंजन वाली होती हैं, लोगों को काफ़ी मनोरंजित करती हैं। तो क्या सही हो जाएगा आपका? मनोरंजन। मनोरंजन ने लिखा है फिरंगिया, जो लिखा गया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लिखा गया है, और आयोग ने इसको भी कई बार पूछा है। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। पुराना जो है वो रिवीजन हुआ होगा और कुछ नई बातें भी सीखने को मिली होंगी। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग ऐसे ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करेंगे और कुछ नई बातें सीखते भी रहेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा ठीक ठाक कमेंट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर हो जाए। बाकी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तब आप लोग हिस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और बहुत ढेर सारा डिस्कशन करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, पुराना रिवीजन करेंगे और अपने ज्ञान पे कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। बशर्ते आप लोग क्लास में उपस्थित रहा करें और बहुत मेहनत करें और अपने सभी दोस्तों को अपनी क्लास के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।